Welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. Okay students, today we are studying subject history of class 8th and this is the second chapter. Okay, we start the passage. The doctrine of lapse, Vilay Niti. The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली. He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of company territory. लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई थी जिसका नाम था विलय नीति और यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी का भूभाग बन जाएगी. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. और इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें उनके अंडर में आती चली गई या उनके अधीन होती चली गई, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में. फाइनली इन 1856 द कंपनी आस्क्ड टुक ओवर अवध. This time in British had an added argument. They said that they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from misgovernment of the Nawab. आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया. उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब और के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं और इसलिए वे अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं. Enraged by humiliating way in which Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए. सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नए शासन की स्थापना. वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in expansion of company power. गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक जिसका शासन था, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी. बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास. और कंपनी को ताकत फैलाने में उसकी अहम भूमिका थी और वॉरेन हेस्टिंग के समय आते आते वो बंगाल ही नहीं बल्कि बंबई और मद्रास में भी उसने अपनी सत्ता हासिल कर चुका था. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. There were 3 presidencies: Bengal, Madras and Bombay. ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर 3 प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कहा जाता था और उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी: बंगाल, मद्रास और बंबई. Each was ruled by a governor. The supreme head of administration was the Governor General. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था और जिसके ऊपर गवर्नर जनरल होता था. वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए और न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे. From 1772, a new system of justice was established.
1772 में एक नई न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई। ईच डिस्ट्रिक्ट टू हैव 2 कोर्ट्स, अ क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत एंड अ सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। इस व्यवस्था में प्रावधान था कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। मौलवी एंड हिंदू पंडित interpreted Indian laws for the European district collector who presided over civil court. The criminal court were still under a qazi and a mufti but under the supervision of the collector. दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अब भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। A major problem was that Brahman Pandit gave different interpretations of local laws based on different school of धर्मशास्त्र। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंप्लीट अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB Hall had translated this digest into English. पंडितों के भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का जो काम सौंपा था और इस संकलन को NB हॉलैंड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। By 1778, a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges. 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सरदार निजामत अदालत और वाज ऑल्सो सेटअप एट कलकत्ता। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, जिसको सदर निजामत अदालत की कहा जाता था, उसकी भी स्थापना की गई थी। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा पद होता था। एज द टाइटल सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस। और उसका मुख्य काम था लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस और अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। हिज ऑफिस एंड कलेक्ट्रेट became the new center of power and protanoges, and the standify replaced province holder of authority. उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को होशिये पर ढकेल दिया था। द कंपनी आर्मी, कंपनी की फौज। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार आए, लेकिन असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। The Mughal army was mainly composed of cavalry, sabers, trained soldiers on horseback and infantry, that is पैदल foot soldiers. मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। They were given training in archery, तीरंदाजी, in the use of sword.
सेना में सवारों का दबदबा रहता था और उन्हें तीर अंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally training infantry. मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। The rural areas had a large number of armed peasants and the local jamidars often supplied the Mughal with the पैदल soldiers. ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी और स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे। A change occurred in 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as a professional soldiers. 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sepoy army from the Indian word sipahi meaning soldier. 18वीं सदी में अब जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो सूरत बदलने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सेना में भर्ती शुरू की तो उसने यह तरीका अपनाया और अंग्रेजों ने अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय हिंदी शब्द से लिया गया है, या सिपाही कहते थे। A warfare technology changed from 1820s. The cavalry recruitment of the company's army declined. (1820) के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and मैचलॉक्स। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ रहा था और जहां पर सिपाही मस्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक जैसे लैस होते थे। द सोल्जर ऑफ कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्रूटमेंट एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। कंपनी सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और जब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी।